कभी सोचा है कि मार्वल के इन हीरोज के सूट और सुपर पावर्स के पीछे आखिर क्या चलता है? देखिए, आज हम उनके सिर्फ एक्शन के नहीं, बल्कि उनके दिमाग की गहराइयों में उतरने वाले हैं। क्योंकि ये लोग सिर्फ दुनिया नहीं बचाते, ये अपने अंदर चल रहे तूफानों से भी लड़ते हैं। तो निक फ्यूरी का ये जो बड़ा ब्रह्मांड है ना, वो सिर्फ स्पेसशिप्स और एलियंस तक ही नहीं है। ये असल में इन किरदारों की अपनी साइकोलॉजिकल और इमोशनल दुनिया की तरफ भी इशारा करता है, जो उनकी ताकतों जितनी ही विशाल और उलझी हुई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि असल में एक हीरो बनता कैसे है? क्या सिर्फ कमाल की शक्तियां और हमेशा सही काम करने का जज्बा ही काफी है, या फिर बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है? तो चलिए शुरू करते हैं हीरोइज्म के सबसे क्लासिक ब्लूप्रिंट से। और इसके लिए आयरन मैन से बेहतर उदाहरण भला कौन हो सकता है? उसकी पूरी जर्नी एक आदर्श हीरो की कहानी का, कह सकते हैं, एक परफेक्ट खाका तैयार करती है। इस पैटर्न को मोनोमिथ कहते हैं। आप इसे एक तरह का यूनिवर्सल फॉर्मूला समझ सकते हैं, जो दुनिया भर के हीरोज की कहानियों में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। ये वो नक्शा है जिस पर हमारे कई पसंदीदा हीरोज का सफर चलता है। अब टोनी स्टार्क की कहानी को देखिए। अफगानिस्तान की उस गुफा से लेकर उसके आखिरी स्नैप तक, सब कुछ इन 3 स्टेजेस में बिल्कुल फिट बैठता है। उसका अलगाव उस गुफा में हुआ, उसकी दीक्षा एवेंजर्स के साथ लड़ाइयों में, और वापसी उसकी उस अंतिम बलिदान के साथ पूरी हुई। पर क्या हीरोइज्म हमेशा इतना सीधा और सरल होता है? चलिए इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। कैप्टन अमेरिका को देखें तो एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। क्या हीरो अंदर से ही अच्छे होते हैं, या फिर हालात उन्हें हीरो बनाते हैं? यहाँ ना 2 फिलॉसफीज आमने सामने आती हैं। एक है सदाचार नैतिकता, जो कहती है कि हीरो का कैरेक्टर ही ऐसा होता है, वो अंदर से ही अच्छे होते हैं। और दूसरी तरफ है स्थितिवाद, जिसका मानना है कि किसी का बर्ताव उसके कैरेक्टर से ज्यादा उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है जिसमें वो है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या स्टीव रॉजर्स किसी भी सिचुएशन में हीरो ही होते? और कैप्टन अमेरिका का सोकोविया अकॉर्ड्स को मना करना, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये दिखाता है कि कैसे उसके सिद्धांत कभी-कभी नियमों से भी बड़े हो जाते हैं, जिससे उसकी नैतिक पहचान और भी जटिल हो जाती है। वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो नहीं करता, वो करता है जो उसे सही लगता है। अच्छा, अब हीरो के एक्शन से हटकर जरा उस कीमत की बात करते हैं जो उन्हें चुकानी पड़ती है, एक मनोवैज्ञानिक कीमत। और वांडा की कहानी ये समझने के लिए एक जबरदस्त केस स्टडी है कि हीरोइज्म का ट्रॉमा कितना गहरा हो सकता है। वांडा जो भी करती है, उसे सच में समझने के लिए हमें उस बोझ को याद रखना होगा जो वो उठाती है। पहले अपने माता पिता को खोना, फिर अपने भाई को, और आखिर में विजन को। उसकी जिंदगी लगातार दर्दनाक सदमों से गुजरी है। और देखिए, वंडर विजन में उसकी कहानी दुख के साइकोलॉजिकल स्टेजेस से बिल्कुल मैच करती है। पहले विजन को खोने के बाद वो सुन्न हो जाती है। फिर विजन के लिए अपनी लालसा में वो वेस्ट व्यू की दुनिया बना लेती है। जब ये दुनिया बिखरने लगती है तो वो निराशा में डूब जाती है, और अंत में पुनर्गठन के स्टेज पर वो सच्चाई को स्वीकार करती है। ये पैटर्न उसके हर एक्शन को एक दुखद लेकिन समझने लायक वजह देता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने दर्द और बोझ के बाद ये हीरो खुद को वापस जोड़ते कैसे हैं? वो ठीक कैसे होते हैं? चलिए देखते हैं कि वो खुद को फिर से बनाने के लिए कौन से रास्ते अपनाते हैं। और इसका एक बहुत खूबसूरत जवाब मिलता है चुने हुए परिवार के आइडिया में। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को ही देख लीजिए। वो खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि अपनी साझा दर्द और अकेलेपन से जुड़े हैं। हर सदस्य ने अपनी जिंदगी में कुछ बहुत कीमती खोया है, और उसी दर्द के धागे से उन्होंने एक नया परिवार बुना है। ड्रेक्स का ये कहना, हम परिवार हैं, सब कुछ बयां कर देता है। उनका ये शक्तिशाली रिश्ता खून का नहीं, बल्कि चुनाव का है। उन्होंने एक दूसरे को अपना परिवार चुना है। अब बात करते हैं पहचान की, और इसके लिए लोकी से बेहतर कौन हो सकता है? वो अपनी पहचान की तलाश में लगातार खुद को बदलता रहता है। जब उसे एसगार्ड में अपनापन चाहिए तो वो एसगार्ड का लोकी बन जाता है, लेकिन जब उसे अलग दिखना होता है तो वो अपनी जोतुनहेम वाली पहचान को अपना लेता है। ये उसकी अंदरूनी जंग को दिखाता है। और फिर हमें पता चलती है असली वजह, जो दिल तोड़ देती है। उसकी सारी शरारतों और विलेनगिरी के पीछे असल में अपनेपन की एक गहरी जरूरत छिपी है। उसे ताकत नहीं चाहिए, उसे कनेक्शन चाहिए। वो बस अकेला नहीं रहना चाहता, और यही इच्छा उसके पूरे एंटी हीरो सफर की वजह बनती है। तो इन सब किरदारों की कहानियों को जोड़कर देखें तो हम हीरोइज्म के मतलब की एक नई और ज्यादा गहरी समझ तक पहुंचते हैं।
आखिर हीरो होने का मतलब है क्या? सच तो ये है कि असली हीरोइज्म किसी परफेक्ट ब्लूप्रिंट को फॉलो करना नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला मुश्किल सफर है, अपनी कमियों का सामना करने का, भारी कीमत चुकाने का और अकेलेपन की जगह कनेक्शन को चुनने का। एक परफेक्ट हीरो से एक फ्लॉड, रिलेटेबल इंसान बनने का सफर ही असली हीरो को बनाता है। और ये बात हमें वापस टोनी स्टार्क पर ले आती है। उससे असली हीरो उसकी शुरुआत ने नहीं, बल्कि उसके बदलाव और आखिरी बलिदान ने बनाया। वो एक जीनियस अरबपति प्लेबॉय से एक निस्वार्थ रक्षक बना। वो हीरो पैदा नहीं हुआ था, वो एक हीरो बना, और यही उसका असली हीरोइज्म था। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हमारे हीरो अपनी कमियों से पहचाने जाते हैं, तो ये हमारी अपनी कमियों के बारे में क्या कहता है? शायद इन कहानियों से यही सीखने को मिलता है कि हीरो बनना परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी कमियों के बावजूद बेहतर बनने की कोशिश करते रहने के बारे में है।